जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी के 10th मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक मॉक टेस्ट में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा संयोजी ऊतक नहीं है? सबसे पहले बात करते हैं संयोजी ऊतक के बारे में। तो संयोजी ऊतक क्या करता है? संयोजन का कार्य करता है या किसी न किसी चीज़ को जोड़ने का कार्य करता है। अब बात करें लिगामेंट की या स्नायु की। लिगामेंट क्या करता है? ये हमारी हड्डी और हड्डी को जोड़ता है। हमारी हड्डी और हड्डियों को कौन जोड़ता है? वो हो जाएगा लिगामेंट। आपको इसे याद रखना है, क्वेश्चन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लिगामेंट का कार्य क्या होता है? हमारी हड्डी और हड्डियों को जोड़ता है, हमारी हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ता है। ऐसी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारी हड्डी और हड्डियों को कौन जोड़ता है? वो जोड़ता है लिगामेंट या स्नायु। कंडरा की बात करें तो कंडरा क्या करता है? हमारी हड्डी और मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? हमारी हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ता है कंडरा। उपास्थि की बात करें तो हमारे हड्डी और मांसपेशियों के मध्य उपस्थित कौन होता है? उपास्थि हमारी हड्डी और मांसपेशियों में उपस्थित होती हैं। अब बात करें चिकनी पेशी की, तो चिकनी पेशी हमारे किसी भी संयोजन का कार्य नहीं करती हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा पादप हार्मोन है? सबसे पहले बात करते हैं पादप हार्मोन के बारे में। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन, ये तीनों पादप हार्मोन हो जाएँगे। सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सिन का कार्य क्या होता है? तो पौधे की वृद्धि में सहायक हार्मोन कौन-सा हो जाएगा? ऑक्सिन हार्मोन। आपको इसे याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि पौधे की वृद्धि में कौन-सा हार्मोन सहायक होता है? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑक्सिन हार्मोन। अब बात करें जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है? पौधे की चौड़ाई में सहायक होता है, बीज के अंकुरण में सहायक होता है। पौधे की चौड़ाई में और बीज के अंकुरण में सहायक कौन होता है? जिब्रेलिन। अब बात करें साइटोकिनिन की, तो साइटोकिनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन का कार्य कौन से ऊतक करता है? तो वो हो जाएगा साइटोकिनिन। तो अब ये तीनों ही अपने पादप हार्मोन हो जाएँगे। एक और हार्मोन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन है जो एग्ज़ाम में बार-बार पूछा जाता है कि एथिलीन हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो फलों को पकाने का कार्य कौन-सा हार्मोन करता है? एथिलीन हार्मोन फलों को पकाने का कार्य करता है। और एग्ज़ाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि ऐसा कौन-सा हार्मोन है जो एकमात्र गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो एथिलीन हार्मोन एकमात्र गैसीय अवस्था में पाया जाता है और पौधे को पकाने का कार्य करता है। तो इसलिए ये तीनों ही हमारे हार्मोन हो जाएँगे। आपको एथिलीन हार्मोन को भी याद रखना है। मैंने आपके लिए पादप हार्मोन बता दिए, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी बता दिए। अब आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको गलत नहीं करके आओगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि तीनों ही पादप हार्मोन हो जाएँगे। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो सिरके में कौन-सा अम्ल मौजूद होता है? तो वो हो जाएगा एसिटिक अम्ल। सिर एसिटिक अम्ल को और कुछ भी कहा जाता है, इसका यहाँ इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है, तो वो हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। और इसका फ़ॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, इसका फ़ॉर्मूला भी आपको याद रख लेना है, CH3COOH इसका फ़ॉर्मूला होता है मेथनोइक अम्ल को। अब बात करें लैक्टिक अम्ल की। लैक्टिक अम्ल किसमें मिलता है? तो दूध और दही में कौन-सा अम्ल मिलता है? लैक्टिक अम्ल दूध और दही में मिलता है। अब बात करें सिट्रिक अम्ल की, तो खट्टे फलों में कौन-सा अम्ल मिलता है? सिट्रिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें, तो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें मिलता है? टमाटर, पालक इनमें कौन-सा अम्ल मिलता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये चारों अम्ल मैंने आपके लिए समझा दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का भार 16 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर इसका भार क्या होगा? तो आपने एक फ़ॉर्मूला पढ़ा होगा कि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार होता है, वह चंद्रमा के भार का 6 गुना होता है। तो यहाँ उसका चंद्रमा पे भार, तो उसका चंद्रमा पर भार पूछा है, तो इसका होगा 6 गुना, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना है? 16 न्यूटन। तो 16 न्यूटन हो जाएगा, 6 गुना 6 करेंगे तो 360 न्यूटन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति का भार चंद्रमा पर 1 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर उसका भार हो जाएगा 6 न्यूटन। तो इसका ये मतलब हो जाएगा, इसको आपको पृथ्वी पर उसका भार निकालने के लिए 6 टाइम कर देना है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 360। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर तार बनाया जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं?
जो किसी व्यक्ति को खींचकर उसे तार बनाया जा सकता है, वो उसकी कहलाती है तन्यता। तो उसकी आघात वर्तनीयता क्या कहती है? वो उसकी चोट को सहन करने की क्षमता, मतलब कि किसी धातु को यदि हम चोट देते हैं, तो वह एक पतली चादर के रूप में फैल जाती है, उसको कहते हैं आघात वर्तनीयता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराड किसकी इकाई होती है? तो धारिता की इकाई क्या होती है? फैराड। धारिता की इकाई फैराड होती है। फिर इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या होता है? सी बराबर होता है वी अपॉन क्यू। ये इसका फॉर्मूला होता है। सी क्या होती है? धारिता होती है। वी और वोल्ट होता है। और क्यू बराबर क्या होता है? आवेश। सो अब देखते हैं चालकत्व की। चालकत्व की बात करें तो चालकत्व का मात्रक क्या होता है और चालकत्व का फॉर्मूला क्या होता है? तो चालकत्व का फॉर्म, चालक को किसको कहते हैं? तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो चालकत्व का मात्रक बन जाएगा ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, ओम इनवर्स चालकत्व का मात्रक बन जाएगा। तो आपको इसे याद रखना है कि चालकत्व क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और चालकत्व का मात्रक कितना हो जाएगा फिर? ओम इनवर्स। आपसे मात्रक भी पूछा जा सकता है, फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। अब बात करें चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो वेबर किसका मात्रक होता है? वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है आपसे? ये चुंबकीय धारिता का है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक होगा टेस्ला। टेस्ला इसका मात्रक होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक गैसों के मिश्रण का कुल दाब आंशिक गैसों का योगफल होता है। यह आंशिक दाबों का नियम किसने दिया था? तो आंशिक दाबों का नियम किसने दिया था? वो दिया था जॉन डाल्टन ने। मैंने आपके लिए समझा दिया था एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शायद दोबारा आ गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। शायद मॉक टेस्ट नंबर 9 में समझाया था मैंने आपके लिए क्वेश्चन। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गंधारक और प्रतिस्वेदक में उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा एल्यूमिनियम रबर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम रबर को क्या होता है? गंधारक और प्रतिस्वेदक में उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्मजीव हैजा का कारण बनता है? तो हैजा किसके कारण होता है? वो होता है जीवाणु के द्वारा। जीवाणु के द्वारा हैजा होता है। और जीवाणु के द्वारा बहुत से रोग होते हैं, जैसे प्लेग हो जाएगा। प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, हैजा, नुमोनिया, ये सभी जीवाणु द्वारा जनित रोग हैं। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होता है? तो कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद कौन सा होता है? वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। आपको इसे याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं? कठोर जल में अधिक उपस्थित होते हैं। सो कैल्शियम और मैग्नीशियम अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भवन के बिजली के उपकरण कैसे जुड़े हुए होते हैं? तो हमारे घरों के उपकरण कैसे जुड़े हुए होते हैं? वो होते हैं समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध का क्रम पूछा जाता है। तो वो हो जाएगा 1/r बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसे ये चलता रहेगा। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का क्रम पूछा जाता है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का क्रम हो जाएगा आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है श्रेणी क्रम। तो अपना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गलत तरीके को सुमेलित कीजिए। इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है, वो हमें चूज करना है। सबसे पहले बात करते हैं केंचुआ। केंचुआ ही गलत हो जाएगा। केंचुआ किस वर्ग में आता है? केंचुआ आता है एनेलिडा वर्ग में। मच्छर और तुपड़ा में आता है। ऑक्टोपस मोलस्का में आता है और जोक एनेलिडा में आता है। ये तीनों सही हो जाएंगे। केंचुआ गलत हो जाएगा। केंचुआ कौन से वर्ग में आता है? एनेलिडा में केंचुआ आता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वैद्युत यंत्र को क्या कहते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है? तो वो करता है जनरेटर या जनित्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 एम्पियर की विद्युत धारा 50 के प्रतिरोधक में विद्यमान है।
1 मिनट में प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा कितनी होगी? तो आपने फ़ॉर्मूला पढ़ा होगा Q बराबर IT। आपने ये फ़ॉर्मूला पढ़ा होगा। तो हमारे पास I का मान कितना दिया हुआ है? तो 1 एम्पीयर की धारा हमारे पास दी हुई है। I का मान T कितना दिया हुआ है हमारे पास? 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। 60 सेकंड का इसमें गुण मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास राइट आंसर हो जाएगा 60 कूलम्ब। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ठोस की विशेषता नहीं होती है? तो ठोस की विशेषता की बात करें तो उच्च कठोरता, ठोस उच्च कठोर होता है। अब इस ठोस की विशेषता में रूप में आप सबसे पहले अनुमान लगाना पत्थर का, ये पत्थर को आपको मान के चलना है। तो उसका उच्च कठोर होता है बच्चा पत्थर, कहाँ वो उच्च कठोर होता है। नियमित आकार होता है उसका, कोई ना कोई आकार तो नियमित होता है उसका। उच्च घनत्व होता है, हाँ उसका उच्च घनत्व होता है, लेकिन उच्च संपीड़न नहीं होता है उसका। मतलब संपीड़ित का मतलब होता है कि यदि उसे प्रेशर लगा के दबाएं तो वो दब जाएगा, नहीं वो दबेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट, फुलरिन और हीरा और ग्रेफीन में सर्वनिष्ठ तत्व कौन सा है? तो ये किन के अपरूप हैं? ये हो जाएंगे कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप कौन कौन से हो जाएंगे? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन और ग्रेफीन, ये सभी कार्बन के अपरूप हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है वेव मीटर का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आपको इसे याद रखना है, वेव मीटर का उपयोग किया किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए। अब बात करें ओडोमीटर की। ओडोमीटर किसमें यूज होता है? तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी। आपने अपनी मोटरसाइकिल में देखा होगा, नीचे वो बताता है कि अब तक मोटरसाइकिल टोटल कितनी दूरी चल चुकी है, तो वो होता है ओडोमीटर। और एक होता है स्पीडोमीटर। आपने देखा होगा उसमें स्पीडोमीटर भी लगाता है कि बाइक कितनी स्पीड से चल रहा है, उसको कहते हैं स्पीडोमीटर। और ये हाईवे पर लगा भी होता है कि वो मापता है कि वाहन कितनी स्पीड से गया है, निकला है, तो वो होता है स्पीडोमीटर। तो अपन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओम मीटर किसके लिए होता है? प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलियस हड्डी हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो मेलियस हड्डी आप जानते होंगे, हमारे कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, मेलस, इनकस और स्टिपिज। ये 3 हड्डियाँ हमारे कान में उपस्थित होती हैं, जिसमें मेलस कहाँ होती है? हमारे मध्य कान में उपस्थित होती है। और इनकस भी कहाँ होती है? हमारे मध्य कान में उपस्थित होती है। और स्टिपिज कहाँ होती है? ये हमारे कान के भीतर भीतर बाहर हिस्से में या पिन्ना के पास पाई जाती है। तो अब बात करें कि इनके तो अब बात करें मेलस की। तो मेलस क्या है? हमारे शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी हो जाएगी? मेलियस हो जाएगी या मेलस हो जाएगी, हमारे शरीर की सबसे कमजोर हड्डी। और इनकस की बात करें तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इनकस। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और स्टिपीज की बात करें तो स्टिपीज क्या हो जाएगी? हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी स्टिपीज। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मध्य कान में उपस्थित होती है मेलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान की इकाई नहीं है? तो द्रव्यमान की इकाई नहीं है। किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई हो जाएगी, ग्राम भी द्रव्यमान की इकाई हो जाएगी और पाउंड भी द्रव्यमान की इकाई हो जाएगी। बात करें डाइन की, डाइन किसकी इकाई होती है? तो ये फोर्स की इकाई होती है या भार की इकाई, सॉरी हाँ बल की इकाई होती है। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। तो 10 की घात 5 डाइन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन के बराबर होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर रसदलेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत किसकी चढ़ाई जाती है? तो आप जानते होंगे कि लोहे की किसी वस्तु को जंग से बचाने के लिए उस पर रसदलेपन की प्रक्रिया की जाती है और उस पर जिंक की एक परत, पतली सी परत चढ़ाई जाती है, जिससे उन पर जंग नहीं लगेगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परिघटना के कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो आप जानते होंगे, जब किसी रंग की बात आएगी, तो मैंने ये खुद अपनी तरफ से ट्रिक बनाई, जब किसी आपके पास रंग की बात आएगी या उस ऑप्शन में रंग लिखा आ जाएगा तो आप उसका आंसर विकिरण लगा देना। तो ये आ जाएगा प्रकाश के विकिरण के कारण। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के विकिरण के कारण। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सूर्योदय से पूर्व व सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा का रंग दिखना, मतलब सूर्य का लाल दिखना, तो लाल रंग, वो लाल रंग की कह रहा है वो आपसे, तो वो भी हो जाएगा प्रकाश के विकिरण के कुछ कारण।
तो ऐसे ही यदि रंग की बात करें तो उसका अधिकतर 99% आंसर होता है पिग्गी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और उसे 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका गया, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो आपने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा होगा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी बराबर होती है? 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 mv स्क्वायर उसकी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो अब बात इसमें मान धरें तो 1/2 की जगह 1/2 मास कितना है इसका? यहाँ मास है उसका 2 किलोग्राम और गति किसकी है, कितनी है उसकी? 10 मीटर प्रति सेकंड का 10 का को से 2 पड़ जाएगी, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आंसर आ जाएगा। तो उसका उसमें कितनी एनर्जी हो जाएगी? 100 जूल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझा देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 की 1/2 मास कितना दिया है? 2। 1 से 1/2 से 2 कट जाएगा। बी स्क्वायर का मतलब होता है वेग। वेग कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 10 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 100। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 256 हर्ट्ज है यदि वायु में ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बी बराबर एन लैम्बडा। बी बराबर एन लैम्बडा आपने फॉर्मूला पढ़ा था। ये होती है तरंग दैर्ध्य, वी होता है वेग। वेग कितना दिया हुआ है? 340 और एन कितना दिया? एन होती है आवृत्ति। एन आवृत्ति है 256। 256 का 340 में भाग देंगे तो अपन राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1.33 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका गया तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? तो एच मैक्स का फॉर्मूला होता है, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला कितना होता है? यू स्क्वायर अपॉन 2g इसका फॉर्मूला होता है। तो यू स्क्वायर की जगह हम कितना धरेंगे? 20 धरेंगे। 20 गुणा 20 और 2g मतलब 2 गुणा जी का मतलब 10 इसमें दिया हुआ है। तो 20 से ये 20 कट जाएगी तो 20 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आपको इसे याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? तो भार का फॉर्मूला आपने पढ़ाया था W बराबर mg। ये भार का फॉर्मूला होता है W बराबर mg। m क्या होता है? मास होता है और g क्या होता है? गुरुत्व त्वरण होता है। तो यह इसका मान किस पर निर्भर करता है भार का? वो करता है द्रव्यमान पर और गुरुत्व त्वरण दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब में बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।